इन दिनों चल रहा है चुनाव जी। और मेरे साथ बैठे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पहले सक्रिय रहे हैं और इसके बाद ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी रहे हैं। मेरे अपने गांव से भी हैं और मेरे कह सकते हैं कि हम एक ही कॉलेज के प्रोडक्ट भी हैं। प्रद्युमन जोशीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जी, देखो चुनाव चल रहा है। जी डांडा साहब, चुनाव खत्म भी हो गया, बिल्कुल। बड़ा शोरगुल रहा। टिकटों के कयास से लेकर के टिकटों के आवंटन के बाद से लेकर के कैंपेनिंग के जी। दौरान तक का, और उसके बाद जो वोटिंग का जो टाइम पीरियड था, और काउंटिंग भी चलो हो ही जाएगी, वीडियो आज हम बना रहे हैं। जी तो इसका मतलब ये है कि अब चलेगी सीएम के पद के लिए रेस, जी यानी कि सीएम पद के लिए कौन रेस में है। जी इस बार हालांकि कांग्रेस सीटें तो ले आएगी, मार्जिन में है जी और बहुमत में भी आ रही है, ये भी कंफर्म है। लेकिन ये है कि भी सीएम पद का चेहरा अभी भी कांग्रेस ये कह रही है कि भी कौन होगा ये हाईकमान तय करेगा। जी। हालांकि कुछ लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम मान के चल भी रहे हैं, कुछ लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक है ना ये चल रहा है कि भी सीएम पद जो है, सीएम जो चेहरा है वो अभी अनाउंस नहीं है। हालांकि सीएम के चेहरे को लेकर के बहुत राजनीति गरमाई इन दिनों में जी। क्योंकि कुमारी शैलजा जो है उन्होंने काफी जोर शोर से मतलब अपने आप को कई बार ये प्रूव किया है कि रणदीप सुरजेवाला भी उस जंग में कूदे हैं। तो मतलब कई, और तिगड़ी भी चली थी पहले, जब तक किरण चौधरी बीजेपी में कन्वर्ट नहीं हुई थी, उससे पहले इन तीनों का एक ये चला भी था, एसआर के गुट जो था। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह चलो इस रेस में अभी नहीं है जी, लेकिन कुमारी शैलजा ने इसको काफी बुनाया है, इस मुद्दे को, कि मैं सीनियर लीडर हूं और मैं सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूती के साथ मैं प्रस्तुत करती हूँ, ऐसा कहा है, सुना भी है। लेकिन किसी न किसी तरीके चलो आला हाईकमान जो थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इन चीजों को कहा कि फिलहाल ये जो वक्त है ये सीएम पद के लिए नहीं है, ये इलेक्शन जीतने का वक्त है। तो जब जीतोगे नहीं, सीएम तभी बनेगा जब 46 एमएलए आएंगे। यस, तो इन्होंने यही मेरे ख्याल से मूल मंत्र दिया लास्ट में कि भाई पहले जीत तो जाओ, जीतोगे तभी तो बात बनेगी, इसके बारे में सोचा जाएगा जो होगा। तो मैं ये कहता हूं कि सीएम पद जो है, जब जब हम उससे बात करेंगे 2005 के बाद से सिनेरियो का, कि जब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सीएम पद का चेहरा अनाउंस किया है तो उसके परिणाम क्या रहे हैं, और जब जब सीएम पद का चेहरा अनाउंस नहीं हुआ तब तब परिणाम क्या रहे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति बहुत अलग अंदाज की है। देखो, हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 साल में जी राष्ट्रीय पार्टियों की सरकारें रही हैं। उन 20 सालों से पहले यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार रही, जिसमें 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार रही, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने। 2000 में इनेलो जो इंडियन नेशनल लोकदल उनकी सरकार रही और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जी। क्षेत्रीय पार्टियों राष्ट्रीय पार्टियों में एक फर्क ये है कि क्षेत्रीय पार्टी तो घर की दुकानदारी होती है, बिल्कुल, उसमें जो उसका मुखिया है वो खुद सीएम का कैंडिडेट होता है, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों में जो आला कमान है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो ये तय करता है कि मुझे किसको मुख्यमंत्री बनाना है, या जो उनका कोर ग्रुप होता है जिसकी ड्यूटी लगाती है। हालांकि आखिरी फैसला केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो प्रधानमंत्री होता है या विपक्ष का नेता जो होता है वो करता है जी। 2000 के चुनाव में इनेलो के सरकार बनाने के बाद 2005 में हरियाणा प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस और इनेलो, क्योंकि उस समय बीजेपी का प्रदेश में कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था, तो कांग्रेस और इनेलो दो पार्टियों में मुकाबला था। और कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी उस वक्त तक, और वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी जी। एक बात और मैं बता दूं प्रद्युमन जी, मुझे जहाँ तक याद है उस वक्त हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, मेरा जो ध्यान है वहां तक मैं बता रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे ये भी ध्यान है कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी अनाउंस नहीं था 2005 में। तो वो मैं आपको बताऊं बात, प्रधानमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं था और खुद अपने गांव कुंवारी में भी श्रीमती सोनिया गांधी आई थी। हम घंटों वहां पे खड़े रहे थे, रात का समय था वो, आज भी मुझे याद है। ठीक बात है। और उस समय आर के धवन, हाँ, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे जी, वो उनके साथ थे राजेंद्र कुमार धवन और चौधरी भजनलाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता। हालांकि हुड्डा साहब उस समय कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे और जानते बहुत कम थे, अपने एरिया में तो उनको कोई जानता ही नहीं था। ठीक बात है। तो श्रीमती उस समय जब 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और 2004 में कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था और भारतीय जनता पार्टी उस समय शाइनिंग इंडिया के नाम से जो है एक बहुत बड़ा कैंपेन चला करके और लाल कृष्ण आडवाणी को आगे करके
वो चुनाव उन्होंने लड़ा था। बिल्कुल। और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे उस जी। लेकिन कांग्रेस ने कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। और तब एक बहुत बड़ा इश्यू ये चला कि श्रीमती सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। उसके लिए चाहे शरद पवार हों जो किसी समय कांग्रेस में थे, ठीक बात है, और चाहे जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हैं वो हों, उन्होंने, और ममता बनर्जी भी थी, उन्होंने बहुत बड़ी मांग ये रखी थी। पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा चल पड़ा था कि विदेशी मूल की महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं हो सकती। ठीक बात। और आखिरकार जो सोनिया गांधी की मेहनत थी, जब वो कंवारी जैसे गांव में जा सकती, जो दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर उनकी रथ यात्रा, उसमें वो जब आ सकती हैं कि यात्रा के माध्यम से, और वहाँ घंटों वहाँ पांव रखने के लिए जगह ना हो, बिल्कुल, और रात के बहुत 11-12 बजे के आसपास 10-11 बजे कंवारी गांव में आई थी, याद है। और उस कंवारी गांव के बाद वो हिसार में उनका रात्रि का विश्राम था। तो वो दिन भी आज याद है हमें। और ऐसा भी नहीं प्रद्युमन, मेरे ख्याल से करीबन 5 से 10 मिनट अपने गांव से उसको लगे भी हैं। बिल्कुल, जबकि इतना वक्त होता नहीं है। वो वहाँ रुकी भी है, वहाँ बल्कि खड़ा होकर के उन्होंने जो है लोगों से अभिनंदन भी किया। और लोगों ने, एक और सबसे खास बात थी कि इतनी बड़ी नेता का लोगों ने बिल्कुल पास से, बिल्कुल साथ लगते हुए, क्योंकि तब इतनी सिक्योरिटी का भी झमेला उनका नहीं था जी, तो उनको बिल्कुल पास से लोगों ने, और उन्होंने बात भी बोली है कुछ ना कुछ। और चौधरी भजनलाल उनके साथ थे, R.K. धवन उनके साथ थे, जो उस समय राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के प्रभारी थे जी। उसके बाद बिना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किए हुए पहले कांग्रेस की सरकार बनी जी। सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा त्याग करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और वो लगातार 9.5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। जहां तक बात है मुख्यमंत्री की, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, और जो मेन जो मुद्दा है ये आज का यही है, मुख्यमंत्री 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की आंधी में 9 सीटें आई, और एक सोनीपत की सीट से किशनलाल सांगवान जीते थे। वो बीजेपी से जीते, अलायंस था बीजेपी नेल्लो का, उस अलायंस में दोनों को 5-5 सीटें मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात उस लोकसभा चुनाव की ये थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के दोनों बेटे चुनाव आ रहे। अजय सिंह चौटाला भिवानी से चुनाव आ रहे, अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से चुनाव आ रहे, और दोनों बुरी तरह से आ रहे। इसके अलावा उस चुनाव की एक और बहुत बड़ी बात थी, वो ये थी कि भिवानी देश की ऐसी सीट थी इकलौती जिस पर 3 मुख्यमंत्री जो लोग रहे हों उनके बेटे चुनाव लड़ रहे, जिनमें चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो उस समय के मुख्यमंत्री थे सिटिंग, उनके बेटे अजय सिंह चौटाला, और चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप जीते थे, और उस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई बहुत क्लोज मार्जिन में वो चुनाव जीते। और उस चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में जो जाट नॉन जाट का जो एक नारा था, वो भी बड़ा तेजी से चला। उसका कारण क्या था कि 2 जाट प्रत्याशी थे, अजय सिंह चौटाला जो सिटिंग MP थे वहां भिवानी लोकसभा से, सुरेंद्र सिंह वहां से पहले चुनाव जीत चुके थे, और तीसरे दोनों जाट बड़े चेहरों को हरा करके कुलदीप बिश्नोई वहां से चुनाव जीते थे जी। बिल्कुल। उसके बाद 2005 में जब कांग्रेस की 4 में 9 सीटें आने के बाद ऐसे हालात बन गए थे प्रदेश में कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो कांग्रेस ने और श्रीमती सोनिया गांधी ने एक फार्मूला खेला। उन्होंने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। भले ही चौधरी भजनलाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता CLP थे, वो कांग्रेस विधायक दल के नेता थे। कुछ समय पहले तक हुड्डा साहब प्रदेश अध्यक्ष थे और भजनलाल जी विधायक दल के नेता थे। लेकिन चुनाव से एन पहले हुड्डा साहब से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी लेकर के और चौधरी भजनलाल जी को कांग्रेस ने दे दी थी। तब कांग्रेस पार्टी ने कहीं राव इंद्रजीत को CM डिक्लेयर किया, कहीं कुमारी शैलजा के चेहरे पर चुनाव लड़ा, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा, कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर लड़ा, कहीं चौधरी भजनलाल के नाम पर लड़ा, कहीं बलबीर पाल शाह के नाम पर लड़ा, कहीं धर्मवीर गाबा के नाम पर लड़ा। इस तरह से लगभग 10 चेहरे ऐसे थे जिनके नाम पर वो चुनाव लड़ा गया। कहीं चौधरी बंसीलाल के नाम पर भी चुनाव लड़ा गया क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए थे, कहीं ओम प्रकाश जिंदल को भी आगे किया गया। तो आखिरकार 10 चेहरों के दम पर कांग्रेस पार्टी की हवा ऐसी बनी कि उनकी 67 सीटें आई। और भजनलाल इनमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस वक्त तक बहुत सबसे ज्यादा प्रबल भजनलाल इसलिए थे प्रबल दावेदार क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, जबकि बाकी जितने नेता थे। एक खास बात मैं बताऊं डांडा साहब,
जो आदमी मुख्यमंत्री बन जाता, चाहे वो एक दिन के लिए बने, ठीक बात, उसका प्रदेश में अपने आप में एक बड़ा नाम हो जाता है। और चौधरी भजनलाल तो कई सालों तक रहे, केंद्र की सरकार उन्होंने चलाई, केंद्र में मंत्री वो रहे, वन पर्यावरण जैसे बड़े डिपार्टमेंटों के वो मंत्रालय रहे, मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। तो कहीं ना कहीं उनका बड़ा नाम था और उनके मुकाबले इन तमाम चेहरों का छोटा नाम था। बिल्कुल। उसके बाद हुआ ये कि जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई, चूंकि चौधरी भजनलाल प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस वक्त, तो उन्होंने सबसे ज्यादा टिकटें अपने निजी लोगों को दिलाई और उनमें से बहुत से जीते भी। उसके बाद एकाएक ऐसा हुआ कि जो माता सोनिया गांधी जी हैं, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं, ये पहले से राष्ट्रीय नेताओं के दिमाग में चलता रहता है, लेकिन वो एक खास बात मैं बताऊं राजनीतिक नेताओं की, जो बड़े घाघ नेता होते हैं, वो हर चीज को दिमाग में रखते हैं लेकिन वो जुबान पर नहीं लाते। वो जब मौका आता है तब ऐसा गेम घुमाते हैं कि अगले को उसकी नानी याद आ जाती है। तब श्रीमती सोनिया गांधी ने ऐसा गेम घुमाया, उन्होंने चौधरी भजनलाल की बजाय राजनीति में जो बहुत ही नौसिखिया थे एक तरह से, हालांकि उन्होंने चौधरी देवीलाल को 3 बार हराया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक पार्लियामेंट में चौधरी देवीलाल को 3 बार हराया, लेकिन उसके बावजूद हुड्डा साहब प्रदेश के नेता तब तक नहीं बने थे, वो केवल रोहतक तक के नेता सीमित। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे भी याद है कि चौधरी देवीलाल का जबरदस्त रुतबा था रोहतक का। वो रुतबे का वहां क्या था, चौधरी देवीलाल ना केवल रोहतक में बल्कि जो उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान और जाट नेता थे। बिल्कुल सही। चौधरी देवीलाल देश के वो नेता थे जिन्होंने एक समय एक ही साथ 3 अलग अलग राज्यों से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। पंजाब से 2 जगह वो जीते, राजस्थान के सीकर से और हरियाणा के रोहतक से। लेकिन गलती ये करी जिंदगी की उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने रोहतक को छोड़ करके सीकर को अपना लिया, तभी से। और उसके बाद रोहतक के लोगों ने उनसे कन्नी काट ली, फिर वहां मेम कांड हो गया। बिल्कुल। और मेम कांड के बाद लोगों ने पूरी तरह से जो चौटाला जो है देवीलाल का जो परिवार है उससे कन्नी काट ली। हालांकि 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनाने में रोहतक का एक बड़ा योगदान है। उसी मुहिम से बाली पहलवान को 2 बार फिर विधायक बनाया गया। लेकिन समय बदलता रहता राजनीति में। ठीक बात है। जहां तक जो अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी, उसके बाद चौधरी भजनलाल को दरकिनार करते हुए रातों रात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का सीएम घोषित कर दिया श्रीमती सोनिया गांधी। बिल्कुल। और वो घोषित होने के बाद कई जगह बसों में आगे लगना, रोड जाम, बहुत ज्यादा बदलाव, विशेषकर जो बिश्नोई जो समुदाय था और जो चौधरी भजनलाल के जो नजदीकी थे, बहुत नाराजगी, वो उनमें बड़ा एक रौद्र रूप दिखाई दिया। उसके बाद हुआ ये कि देखो राजनीति की एक कड़वी बात आपको दर्शकों को मैं बताऊं, जिस चौधरी भजनलाल ने 50 के आसपास लोगों को, 60 लोगों को टिकटें दिलाई, जिनमें 40 के आसपास, 50 के आसपास उनके विधायक जीते, और जब उनको सीएम का चेहरा नहीं बनाया तो केवल भजनलाल जी के साथ 2 आदमी खड़े दिखाई दिए, एक धर्मपाल मलिक और एक राकेश कंबोज। बाकी सब भाग गए। और एक चर्चा तो ये तक सुनने में आई है, हालांकि उसके हम गवाह नहीं उस बात के, लेकिन जो राजनीतिक धर्मपाल मलिक थे गोहाना से विधायक, और जो राकेश कंबोज थे वो इंद्री से विधायक थे। हालांकि उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो दोनों बुरी तरह से हारे। धर्मपाल मलिक जी की तो जमानत जब्त हुई, बहुत बुरी तरह से हारे। ठीक बात है। उसके बाद हुआ ये कि एक जो चर्चा सुनने में आई कि एक विधायक तो जो आप जो पंतराड़ा जिसको हम बोलते हैं, जो पाइप होता है प्लास्टिक का, भजनलाल जी की कोठी से उस प्लास्टिक के पाइप के सारे नीचे उतर गया था ऊपर से। अच्छा। ऐसी चर्चाएं जो हैं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। हालांकि हमने वो देखा नहीं, लेकिन ये सच्चाई हो सकती है कि एक आदमी जिसको दूसरी मंजिल पे जो था और वो विधायक, क्योंकि उसको नीचे नहीं उतरने का रास्ता मिला तो वो पाइप के सारे नीचे आके हुड्डा साहब के पास चला गया। तो केवल 2 आदमी, और सबसे बड़ा ताजुब जो चौधरी भजनलाल का भतीजा चौधरी दूडाराम फतेहाबाद से, जिसको टिकट दिलाने वाले भजनलाल, एमएलए बनाने वाले भजनलाल, वो दूडाराम भी उनका नहीं रहा, वो भी हुड्डा साहब के साथ चला गया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में मतलब उगता सूरज को सलाम है, ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। अगर आप जीतते हो तो आपको पता नहीं कितने रिश्तेदार, बिना काम के भी रिश्तेदार मिल जाएंगे, और अगर आप हारते हो तो जो अपने सगे हैं ना परिवार वाले, वो भी आपके साथ नहीं रहते। उसके बाद जो अगला सीन बना, 2005 का चुनाव हो गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद 2009 का चुनाव आया। उसी कांग्रेस ने केंद्र में सरकार होने के बावजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम का फेस आगे करते हुए चुनाव लड़ा, और उस चुनाव लड़ने का नतीजा ये रहा जो हम बात कर रहे थे कि एक आदमी को फेस बनाने का।
67 से कांग्रेस 40 पर आ गई। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा 67 से 40 पे तब आ गई जब केंद्र में उसकी सरकार थी। और दूसरी बड़ी बात, हरियाणा में विपक्ष में केवल इनेलो थी, किसी और पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2009 में एक आदमी को चेहरा घोषित किया, बड़े जो धुरंधर थे, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, वो चुनाव हारे, बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए। और परिणाम ये रहा कि कांग्रेस बैसाखियों के सहारे, जो अजका के 6 विधायक में से 5 तोड़ करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाए, उनके सहारे वो सरकार उन्होंने चलाई। उसके बाद हम बात करते हैं 2014 के सीन की। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और हरियाणा में एकदम से बीजेपी का उभार हुआ। जो बीजेपी इनेलो के साथ या चौधरी देवीलाल जी की पार्टियों के साथ मिलकर के बैकफुट पर सत्ता में रहती थी, उनके साथ अलायंस में रहती थी, उस बीजेपी ने ये सोचा कि हरियाणा में भी जब आपकी केंद्र में सरकार बन गई है बहुमत से, तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं सिस्टम बन सकता है। और ये एक मौका भी जबरदस्त था उन लोगों के लिए भी था जो इन दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं एक ऑप्शन की तलाश में थे, एक ऑप्शन की तलाश में थे। और दूसरा एक हालात ये बने कि 2013 के जनवरी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को जेबीटी का जो एक मामला था उसमें जेल जाना पड़ा था। तो उससे जो है पार्टी खात्मे के हाशिए पर चली गई। ठीक बात है। और कांग्रेस से नाराजगी थी जी। अब हालात ये बनी कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ा और कांग्रेस 67 से 40 और 40 से 15 पर आ गई। 15 भी इनेलो ज्यादा थी। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि जब जब कांग्रेस ने एक चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा तो वो हारी या कम मार्जिन लिया, और जब चेहरा नहीं था तब वो एक तरफा जीती। बिल्कुल। दूसरी तरफ अब अगर बात करें 2014 में बीजेपी की, बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर किया। बिल्कुल नहीं। कहीं पंडित रामविलास शर्मा को थापी मारी गई, कहीं अनिल विज को मारी गई, कहीं राव इंद्रजीत कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए थे उनको मारी गई, कहीं कैप्टन अभिमन्यु को, कहीं सुभाष बराड़ा को, कहीं ओम प्रकाश धनखड़ को, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह को। तमाम ये इस तरह के चेहरे चौधरी वीरेंद्र सिंह आगे थे जी, लोकसभा के बाद आए थे। तो लगभग जो है 8-9 ऐसे आदमी थे जिनको अलग अलग इलाकों में थपकी मारी गई। और परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार हरियाणा के इतिहास में 47 सीटें जीतने में कामयाब हुई। बहुत। और उसके बाद हुआ ये कि जिस चेहरे मनोहर लाल खट्टर का कहीं नाम तक नहीं सुना था किसी ने, फिर जो आला कमान की जिस बात पर हम आ रहे थे, जैसे सोनिया जी ने हुड्डा साहब को बनाया, उसी तरह से बीजेपी ने, मोदी जी ने, या उस समय राजनाथ सिंह और अमित शाह की जो जोड़ी थी, उन्होंने एकाएक मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले मनोहर लाल खट्टर को, मुझे लगता है कि वही बात है कि मैं ज्यादा उसका भी बताता हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव से 2 महीने पहले, अगस्त के आसपास की बात है, अक्टूबर में चुनाव था। हाँ जी। तो यहीं जहाँ हम बैठे आजाद नगर में वो आए हुए थे। शहर में आजाद नगर में एक ब्लड डोनेशन कैंप था। अच्छा। और मैं और वो बिल्कुल यूं एक साथ बैठे थे। उस वक्त आपकी उम्र काफी, उस वक्त ये मान के चलो आप कि 25-26 साल का था मैं। 26 साल का। हाँ, 26 साल की उम्र थी। वो एक मेरा मित्र है जिसने वो प्रोग्राम करवा रखा था। अच्छा। तो उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा था और उस समय मनोहर लाल जी को घोषणा पत्र कमेटी का प्रधान बना रखा था कांग्रेस बीजेपी ने। और वो बीजेपी अंत्योदय जो एक उनका मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा। तो मनोहर लाल जी और मैं काफी समय तक बैठे रहे, तब किसी को ये आभास नहीं था कि ये मुख्यमंत्री और काफी। और एक और बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, उनको कोई नमस्ते करने वाला भी नहीं आ रहा था। अच्छा, वो दिखते कैसे थे उस वक्त? नहीं, ऐसे दिखते थे। अब तो बिल्कुल चकाचक दिख रहे हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। और ये बात यही मेरे पड़ोस की है, बिल्कुल आजाद नगर की। अच्छा। और काफी समय तक हम बैठे रहे, लोगों को ये पता ही नहीं था ये कौन मनोहर लाल है। ठीक बात है, ठीक है, कौन है ये, क्या है, खट्टर साहब बोलते थे उसको। अच्छा। ये खट्टर साहब कौन है? तो बड़ी ताज्जुब की ये बात है कि तब तक उनको कोई टिकट वगैरह भी नहीं मिली थी, ना किसी को ये पता था भी ये सीएम बन सकता है क्या। बस इतना था, बोले कोई संघ का आदमी है। अच्छा। और जो है आरएसएस का है, और करनाल से है। ना करनाल नहीं, रोहतक से था। अच्छा, करनाल तो बाद में इनको, निंदाना और बनियाड़ी दोनों गांव, बनियाड़ी जो गांव थे,
तो ये रोहतक से बोला भाई कोई आरएसएस का आदमी आया हुआ है। अच्छा। तो मैं भी को बहुत ज्यादा उनसे परिचित नहीं था, मैंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया और उनसे बात करी, उनका नंबर भी लिया। उस वक्त आप पत्रकारिता में थे? हाँ, मैं उस टाइम पे मेरा खुद का अखबार था। ठीक बात है। तो वो चलते चलते उनसे काफी समय तक बातचीत चलती रही, और वो काफी, एक और बड़ी ताज्जुब की बात, वो काफी मेरे ख्याल में 2-3 घंटे बैठे रहे वहाँ। अच्छा। वो इतने फ्री थे कि उनको काम ही नहीं था खट्टर साहब को। ठीक है। तो वो बैठे बैठे तब तक किसी को कोई आभास नहीं था। उसके बाद जब एक IQ लेवल होता है आदमी का, और जब हम समाज में रहते हैं तो ये अंदाजा भी होता है। जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई प्रत्याशियों की, तो मनोहर लाल खट्टर जी को जो रोहतक में थे उनको करनाल से टिकट दे दी गई। अच्छा। उसी समय मुझे ये आभास हो गया था कि इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी आदमी को जिसका जिला रोहतक, जिसका करनाल से कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई वहाँ सिस्टम नहीं, और उसको एकाएक अगर करनाल जैसी सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये मोदी की कोई ना कोई रणनीति है। बिल्कुल मेरे तो उसी समय दिमाग में था। लेकिन तब तक यूं था कि पता नहीं बीजेपी बहुमत में आएगी, क्या होगा, कौन सीएम बनेगा। और तब से पहले एक और खास बात थी कि उस वक्त तक लोगों के दिमाग में ये भी नहीं था, क्योंकि जो चौधर थी ना हरियाणा की, वो रोहतक, ज्यादातर रोहतक गई थी, भिवानी, रोहतक, सिरसा, हिसार, ये जो एरिया था ना, ये 4 जिलों में थी। और विशेषकर ये भी था कि अगर कोई चेहरा बनेगा तो जाट बनेगा। बिल्कुल। और मुझे ये कहने में भी कोई ताज्जुब नहीं कि उस समय ये चर्चा बड़े जोरों पर थी कि कैप्टन अभिमन्यु बहुत मोटा पैसे वाला है, बड़ा जाट चेहरा है, सुर्खियों में भी इसका जो है मोदी और अमित शाह तक बहुत बड़ा नाम है, तो ये कैप्टन अभिमन्यु बनेगा सीएम। और जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह गए तो उनका भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये भी एक, उनका भी लग रहा था, राव इंद्रजीत का भी कहीं लग रहा था, लेकिन खट्टर साहब का कहीं लाइन में नहीं, मतलब शुरू हो गया। तो उस वक्त तक मतलब ये मान के चल रहे थे कि जो सीएम बनेगा वो जाट कम्युनिटी से ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय ऐसे हालात थे। और उसके बाद जैसे ही बहुमत आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने वो चिट्ठी दी जी, और उस चिट्ठी में नाम आया मनोहर लाल जी का। मनोहर लाल जी का नाम आते ही एकदम से ये लगा कि भाई आखिर ये चेहरा कहाँ से बीजेपी ने उतार दिया। ठीक कह रहे हो। और जितने नेता थे वो तमाम उनके नीचे उन्होंने काम करना पड़ा, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, उन सबको मंत्री बनाया गया, रामविलास शर्मा जी हों जी। उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखें, उसी 2014 में कांग्रेस पार्टी ने सीएम का फेस डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 67 से 40 और 40 से 15 पर आकर के अटक गए। वो 15 पर आकर के अटक गए। कहीं ना कहीं जब जब मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर किया है तो उसका नुकसान पार्टियों को हुआ है। और जब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है जी, तो उसका उस पार्टी को फायदा हुआ है। 2014 के बाद की अगर हम बात करें, कितनी थी उस दिन, उस दौरान ये जिक्र कर दिया अपन? जो सीटें आई 47 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की जी, 15 सीटें आई कांग्रेस की। और बड़ी ताज्जुब की बात यह कि कांग्रेस 3 नंबर पर थी। 3 नंबर। इंडियन नेशनल लोकदल, जो उसके 2 बड़े नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला, दोनों जेबीटी जो मामला था उसमें जेल में चले गए थे। उसके बावजूद वो 20 सीटें जीतने में कामयाब रहे और अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष बने, जबकि कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिला। और उस हालात में किरण चौधरी को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया। वो केवल जो है कांग्रेस विधायक दल की नेता बन पाई। ठीक बात है। इसके बाद 2014 का चुनाव हो गया। 2019 की अगर हम बात करें, 19 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर जी पर दांव खेलते हुए उनको आगे करके चुनाव लड़ा। और नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 47 से 40 पे आई। और उनको सीएम डिक्लेयर करने से जितने बड़े चेहरे थे, रामविलास शर्मा चुनाव हार गए, कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए, ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हार गए, सुभाष बराड़ा चुनाव हार गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी चुनाव हार गई, केवल एक आदमी जीता, अनिल विज। बिल्कुल। उसके अलावा सारे हार गए। बिल्कुल। और मनोहर लाल खट्टर जी 47 से 75 पार के नारे के चलते 40 पर आकर के अटक गए। जेजेपी के साथ अलायंस करके, निर्दलियों के साथ अलायंस करके वो सरकार टूटी फूटी सरकार चलाने पड़ी उनको। बिल्कुल। उसी दौरान 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने किसी को सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। और परिणाम ये रहा कि कांग्रेस पार्टी 15 से 31 पर चली गई, जो बहुत बड़ी बात है, डबल से ज्यादा हो गया उनके जी।
2019 के चुनाव के बाद जब 24 में आई, लोकसभा चुनाव से ऐन पहले विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट्स आई, उसके माध्यम से ऐसा लगा कि मनोहर लाल जी तीसरी बार हरियाणा में सरकार नहीं बनवा सकते बीजेपी की जी। उनको हटा करके एकाएक नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ओबीसी कार्ड भी खेला गया, वो एक बैकवर्ड का कार्ड खेला गया कि किसी तरह से जो है बैकवर्ड हमें वोट डाल दे। उसके बाद परिणाम ये रहा कि लोकसभा चुनाव में हालांकि उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी हुआ, मैं जो मान रहा हूँ, और वो फायदा ये हुआ बीजेपी को, जिस मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लोग दिखाई दे रहे थे जी, उसके बावजूद नायब सैनी को सीएम डिक्लेयर करने से 5 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। वरना तो हरियाणा में ये हालात थी कि बीजेपी के प्रत्याशियों को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे थे। लोकसभा चुनाव में उनके बायकॉट किए जा रहे थे, उनकी जनसभाओं में किलकम किलका हा हुल्ला हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी हारेगी बुरी तरह से। लेकिन 2 सीटों को छोड़ करके सिरसा और रोहतक 3 सीटों पर बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी, जिसमें चाहे हम सोनीपत की बात कर लें, चाहे हम अम्बाड़ा की बात कर लें और चाहे हिसार की बात कर लें, और 5 सीटों पर वो जीत गई और कुल मिलाकर के यहाँ सम्मानजनक रही उनके हालात। ठीक बात। उसके बाद 2024 में लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की जब बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने, जो उनके दूसरे सबसे बड़े नेता हैं अमित शाह, उन्होंने पंचकुला में, मैं ये मानता हूं कि उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल, मैं उसको कहूंगा हरियाणा के लिहाज से, हालांकि उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन गलती और भूल किसी से भी हो सकती है। वो भूल उनकी ये रही कि उन्होंने पंचकुला में जो विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें हजारों लोगों को प्रदेश से बुलाया गया था और वहां तमाम बड़े नेता, बड़े मंत्री, पार्टी के तमाम सरदारी वहां थी, वहां नायब सिंह सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। ठीक बात। और मैं वहां देख रहा था जब उन्होंने घोषित किया तो तमाम बड़े जो चेहरे थे, जो अपने आप में मुख्यमंत्री बनकर के रात को सो रहे थे, उन सभी के चेहरे उतर गए। उसका एक कारण क्या था कि चाहे राव इंद्रजीत हों, वो अपने इलाके अहिरवाड़ में मुख्यमंत्री बनने के सपने लोगों को दिखाते हैं, चाहे अनिल विज हों, रामविलास शर्मा हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, धनखड़ साहब तो जो है उनका तो एक बयान, और वो 24 घंटे में उनकी 2 नंबर वाली कुर्सी भी चली गई। अच्छा। दर्शकों को ये ध्यान होगा, बादली में जब वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक कार्यक्रम किया। अच्छा। और उस कार्यक्रम में उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे उनको ये कहा कि आज मेरे पास 2 नंबर वाली कुर्सी है, दूसरी कुर्सी। अच्छा। और ये आप ऐसा काम करो कि मैं 1 नंबर वाली पर चला जाऊं। उसका कहने का मतलब सीधा यही था, मुख्यमंत्री की कुर्सी। बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी लगती है। ठीक बात। अगले दिन वो 1 नंबर वाली तो छोड़ो, 2 नंबर वाली भी नहीं रही, बिल्कुल नहीं, वो भी चली गई। और आज हालात ये है कि वो चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, बिल्कुल, एक बार फिर से। ठीक बात है। उसके बाद जब उन्होंने सीएम का फेस उनको डिक्लेयर किया, हालात ये बनी कि बहुत से लोगों को ये उम्मीदें थी बीजेपी में कि जिस तरह से मोदी जी ने नायब सैनी को सीएम डिक्लेयर किया है, हो सकता आप में से किसी की लॉटरी लग जाए जी, क्योंकि नायब सैनी तो एक जो फोटो स्टेट की दुकान होती है वो चलाते थे, एक साधारण परिवार से थे और बिल्कुल वो कई एमएलए का चुनाव हारे। और बड़ी ताज्जुब की बात ये कि इस बार जिला परिषद के चुनाव में उनकी धर्मपत्नी 4थे नंबर पर रही। बताओ, जो अपनी धर्मपत्नी को जिला परिषद का चुनाव नहीं जिता सकते, उनको मोदी जी ने इतनी बड़ी कमान दी प्रदेश को जिताने की। उसके बाद जो बड़े चेहरे जिनको उम्मीदें थी, उनकी सबकी उम्मीदें टूट गई, कम हुई। अब परिणाम ये रहा, जो मैं समझ पा रहा हूं, जिस अहिरवाड़ में सीएम के चेहरे के दम पर इंद्रजीत राजनीति वर्षों से कर रहे थे, आज उनकी बेटी आरती राव अटेली से जो चुनाव लड़ रहे हैं, और अटेली को अहिरवाड़ में राव इंद्रजीत और राव बीरेंद्र सिंह के परिवार का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल माना। उस अटेली में एक बीएसपी के प्रत्याशी के सामने, जिनका बीएसपी का प्रदेश में कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद भी नहीं राजनीतिक रूप से, उनके सामने आज हालात ये हैं कि वो चुनाव बड़ा फंसा हुआ है, टफ इलेक्शन है। और वो इसी कारण है कि राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाया गया। उन्होंने अब वो इस ये नाराजगी कई बार जाहिर भी करी है। जी बिल्कुल, ये नाराजगी धर्मवीर सिंह ने भी जाहिर करी है बनने के बाद में। जी, ये नाराजगी साफ तौर पे उन्होंने कई मंचों से ये बात कही है कि भाई इस प्रकार से जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है। उनकी कहने की मजबूरी है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल, जिस मुख्य, वरना एक खास बात बताता हूं मैं दर्शकों को, राव इंद्रजीत सिंह
2 अलग अलग लोकसभाओं से एमपी रहे, महेंद्रगढ़ से रहे, परिसीमन के बाद वो गुड़गांव चले गए। वो राव इंद्रजीत सिंह 2004 में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में राज्य मंत्री थे, 2009 में भी वो राज्य मंत्री थे। 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री ना बनाने के चक्कर में चलते कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बनने की हैसियत के चलते, और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री छोड़िए वही राज्य मंत्री फिर बना दिया गया मोदी जी की कैबिनेट में। 2019 में उनको फिर राज्य मंत्री बना दिया गया, 2024 में फिर राज्य मंत्री बना दिया गया। जो आदमी पिछले जब 2004 में वो राज्य मंत्री, इतना बड़ा उसके परिवार का कद, जो 15 सीटों पर प्रदेश में प्रभाव रखता हो, और आज भी वो राज्य मंत्री है, तो कहीं ना कहीं वो जहां थे वहीं हैं। उनका दर्द जो है ना वो उससे ऊपर वो नहीं आ पाए, उनकी उम्र बढ़ रही है। एक बात और मैं बता दूं आपने जी, ये तो जनता वहां की है, पता नहीं मुझे किस हिसाब से वो लोग, वो भी मैं बताऊंगा। अदरवाइज अगर इस इलाके का है होता या किसी और इलाके का होता, जो आदमी इतनी बार मिनिस्टर की पोस्ट मिनिस्टर रहा है जी, और फिर भी वो कहीं ना कहीं अगर उस क्षेत्र में ज्यादा वो नहीं आ पाई है, डेवलपमेंट नहीं आ पाई, तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत होती है। तो वहां का जो मतदाता है, मैं मेरी आंखों देखी और कानों सुनी बात आपको दर्शकों को बताऊं जी। अभी पीछे महेंद्रगढ़ जिले के गांव में कार्यक्रम था चौधरी रणजीत सिंह का, जो प्रदेश के बिजली मंत्री थे जी। तो उस गांव में मैं भी वहीं था मौके पर, और रणजीत सिंह का उस गांव से ये लगाव था, जब चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध लड़ा तो उस समय उस गांव में रुके थे चौधरी देवीलाल भी और रणजीत सिंह भी। अच्छा। और उस इलाके को चौधरी रणजीत सिंह उस समय देख रहे थे, क्योंकि उस समय चौटाला परिवार सारा इकट्ठा था जी। तो उन्होंने माइक से ये कहा कि भाई गांव वालों, आज मैं चौधर में हूँ, मैं मंत्री हूँ। ओम प्रकाश यादव जो मंत्री थे वो भी उनके साथ थे। अच्छा। अभय सिंह यादव जो नांगड़ चौधरी के विधायक थे, डॉक्टर सीताराम यादव जो अटेली के विधायक थे। अच्छा। तो ये सारे नेता वहां थे। भाई आप गांव वाले अपनी मांग बताओ, आप उनकी मैं सोच बताता हूँ कि राजनीतिक रूप से आज भी उनकी सोच बाकी हरियाणा के बजाय बहुत कम मैं मान रहा हूँ। उन्होंने ये कहा, एक आदमी ने खड़ा होके कि हमारे गांव में बस नहीं आती जी, आप बस लगवा दो। तो रणजीत सिंह ने कहा, भाई ये तो बहुत छोटा मोटा काम है यार, आज मैं मंत्री हूँ, कोई बड़ा काम बताओ। अच्छा। बस तो मैं जीएम को कह दूंगा अभी लग जाएगी। ठीक बात है। उसके बाद गांव का सरपंच खड़ा होकर ये कहता है कि आप हमारे गांव में 4 दीवारी निकलवा दो जहां बच्चे खेलते हैं। ठीक है। वो बोला भाई कोई और काम बताओ, ये काम तो सरपंच के लेवल का भी है। अच्छा। या ये एमएलए आपका ओम प्रकाश यादव वहां से एमएलए था, मंत्री जो था, ये भी करा देंगे। वो बोला भाई बिजली घर है तुम्हारे गांव में? बोला ना जी नहीं है। अरे तो बोला बिजली घर बनवाओ, मैं बिजली मंत्री हूँ। ठीक बात है। तो वहां एक बुजुर्ग बैठा था, उसने एक बहुत बड़ी बात कही, और वो बात मुझे आज भी मतलब पिंच करती है। उसने ये कहा कि यार ये तो देवीलाल का छोरा है, और ये तो यूं पूछ रहे हैं कि बताओ क्या काम है। राव इंद्रजीत तो कभी कभार अगर आ गया, साल 2 साल 5 10 साल में, उसके सामने तो किसी की बोलने की हिम्मत भी नहीं, और पूछते भी नहीं लोग। और वो कहते क्या है कि एक रैली आखिर में करते हैं राव साहब, और उसी एक रैली से सारा सिस्टम जो है, इलेक्शन जो अपने चुनाव अपने आप पलट देते हैं। लोगों की वहां सोच ये हो चुकी है कि राव बीरेंद्र सिंह का परिवार जो एक राजा, खानदानी राजा जो रहे हैं, वे हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। हालांकि बहुत से लोगों ने प्रयास भी किए हैं, ये नहीं कि इंद्रजीत नहीं आ रहे, वो हारे भी हैं चुनाव, राव बीरेंद्र सिंह भी चुनाव आ रहे हैं, लेकिन लगातार उनके सामने 5 साल संघर्ष करने का मादा बहुत कम लोगों में है। इस वजह से अहिरवाड़ में आज भी इंद्रजीत का सिक्का चल रहा है। वहां के लोगों की और राजनीतिक सोच में कमी की भी मैं एक कारण वहां का बताता हूँ, जो मैं नोट करके आऊं। वो अहिरवाड़ का वो इलाका है जहां एजुकेशन सबसे ज्यादा हरियाणा में। बिल्कुल। वहां हर गांव में बड़े बड़े स्कूल हैं। वहां के जो युवा और युवतियां वो सिफारिश की बजाय या तो वो फौज में आपको मिलेंगे या वो बढ़िया नौकरी में मिलेंगे। अपना जो एरिया है यहाँ लोग सिफारिश से नौकरी लगना चाहते हैं, यहाँ चौधरियों के सारे हैं। हाँ। जबकि वो पढ़ाई के सारे हैं। मैंने जो चीज नोट की और जो आभास वहां मुझे हुआ, उसके बाद जिस बात पर हम आए हुए थे, अगर ये इंद्रजीत वाली बात में तो और कुछ नहीं है ना। अब जो अगली जो बात थी, जब उन्होंने सीएम का फेस नायब सैनी को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद बीजेपी की ये हालात विधानसभा चुनाव में आप देख लेना, जब परिणाम आएगा जी,
जितने बड़े धुरंधर हैं वो चुनाव हारेंगे, क्योंकि वो केवल सीएम के फेस पर लड़ रहे थे जी। अभी अनिल विज ने भी अपनी टीस जाहिर की है कि मैं जो है अगली मुलाकात मुख्यमंत्री हाउस में करूंगा, सीएम हाउस में होगी। ठीक है, वो इतनी उनमें टीस है अनिल विज से। मैं आपको बता दूं कि अनिल विज अब की बार खूब फंसा हुआ है। नहीं, चुनाव उनका पिछली बार भी फंसा था, तो पिछली बार कांग्रेस ने टिकट गलत वितरण हो गया, अब की बार भी गलत दी, और मुझे लगता है कि अब की बार भी चित्रा जो सरवारा है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत कैंडिडेट है वहाँ पे। देखो, निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि अनिल विज हारे नहीं है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और एक और खास बात मैं बताता हूँ दर्शकों को, जितना बड़ा नेता होता है उसको हराना उतना आसान होता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े बड़े धुरंधर आ रहे हैं, चौधरी देवीलाल आ रहे हैं, चौधरी भजनलाल आ रहे हैं, चौधरी बंसीलाल आ रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं चुनाव, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक बात। अब जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने 2024 के इस चुनाव में किसी चेहरे को मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया जी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा गुट के हैं, उदयवान जी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अब तक भी कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग अपने आप में मान रहे हैं। अपने आप में लोगों के मानने से कुछ नहीं होता। लोग तो चौधरी भजनलाल को ही मान रहे थे, ठीक है, लोग तो आजाद सिंह चौटाला को ही मान रहे हैं, जो सिंह चौटाला के साथ हैं, और लोग तो ऐसे ऐसे भी हैं जो दुष्यंत चौटाला कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं जमानत बचती हुई दिख नहीं रही उनकी पार्टी की। जो जेजेपी के कार्यकर्ता वो तो आज ये भी मान रहे होंगे कि दुष्यंत चौटाला बनेंगे, क्या पता अजय छूत मारे पिछली बार की तरह। मानने से कुछ नहीं होता। वहां तो आला कमान जो श्रीमती सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिसकी चिट्ठी देंगे, जिसकी कागजी देंगे, वो बनेगा। आपको एक बड़ा गजब वाक्य बताता हूँ दर्शकों को जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जब हुआ तो सबको ये उम्मीदें थी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे बनेंगे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह बनेंगे। और राष्ट्रीय नेताओं के आप राजनीति और उनकी कूटनीति देखिए, वसुंधरा राजे को कागज दे दिया कि आप ये अनाउंस करें, और उन्होंने उस भजनलाल शर्मा का नाम डिक्लेयर कर दिया जो चौथी लाइन में खड़ा था। तो हो सकता है आज जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नारे लगा रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लगा रहे हैं, कुछ नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों को पता है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, या तीन को पता है ज्यादा से ज्यादा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। वो क्या पता आपकी चिट्ठी दे दें, जो भी है, क्योंकि कोई आदमी 6 महीने तक बिना विधायक बने भी मुख्यमंत्री बना सकता है प्रदेश का, जैसे नायब सिंह सैनी बने। तो कहीं ना कहीं क्या पता किसकी लॉटरी लग जाए। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया, उसका फायदा कांग्रेस को ये मिल रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से बहुमत के नजदीक है। बिल्कुल। और जो कांग्रेस 10 साल से सत्ता से दूर थी, उसकी उम्मीदें एक बार फिर से बनी हैं। और बीजेपी की उम्मीदें इसलिए टूट रही हैं कि बीजेपी ने एक आदमी को आगे कर दिया, जिसकी वजह से जो तमाम बड़े चेहरे हैं, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह किस मुंह से ये कहेंगे कि मैं या मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ठीक बात। जो दूसरे ओम प्रकाश धनखड़ किस मुंह से कहेंगे? कैप्टन अभिमन्यु का कभी आपने सुना पूरे चुनाव प्रचार में कि भावी मुख्यमंत्री कैप्टन अभिमन्यु? कह सकते, क्योंकि वो कह ही नहीं सकते। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने डिसाइड कर दिया कि नायब सिंह सैनी हमारा चेहरा है, तो उसके बाद तो निश्चित रूप से किसी की कोई हिम्मत, वो हिम्मत सिर्फ एक अनिल विज की हुई है, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है। बाकी अब वो हिम्मत कितनी को होती, क्योंकि अनिल विज इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के ट्वीट वो सिर्फ बयानबाजी तक ही ज्यादा करते रहते हैं। और मैंने अनिल विज को बड़े नजदीक से देखा है कि वो दिखावा ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। ये कहने में मुझे कोई बहुत ज्यादा संकोच नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है उसको मैंने बड़े नजदीक से देखा है। अच्छा। कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो जब कैमरे उनको दिखते हैं, जब उनको पत्रकार दिखते हैं, तो वो एकदम से जो है अलर्ट होकर के और अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और शायरी अंदाज में भी रहते हैं। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के अब यही था कि बीजेपी जो 10 साल से सत्ता में थी, जब तक उसने सीएम चेहरा अनाउंस नहीं किया, शुरुआत में अच्छे मार्जिन से जीते, 47 सीटें आई, ठीक ठाक बहुमत में आई सरकार। अगली बार सीएम चेहरा अनाउंस लगभग तय था, तो उसके बाद सीटें उनकी कम हुई जी, और एक तरीके से दूसरी पार्टी के साथ ही और निर्दलीयों के साथ में सरकार चलानी पड़ी। इसके बाद अब जो इलेक्शन 2024 को हुआ, 24 का जो हुआ है, इसमें आपने जैसे बताया कि सीएम चेहरा पहले अनाउंस कर दिया था, तो कहीं ना कहीं सी जो उसकी जो चीजें थी वो कम हो गई थी और बीजेपी हैट्रिक से चूक गई।
और इस बार ये देख लेना, इस वजह से जितने बड़े चेहरे हैं वो चुनाव हारेंगे। आज जो बड़े बड़े पीपल बिल्कुल पीपल पाट जाएंगे इस बार लोग। और मैं तो एक और बात कहता हूँ, ये दादालाई टूटनी चाहिए, ये पीपल पाटने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आदमी 5 साल में आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, वो 40-40, 30-30 साल से राज कर रहे हैं। लोगों को, नए लोगों को मौका देना चाहिए। ठीक बात। कहीं ना कहीं जब तक नई पौध नहीं आएगी, क्योंकि विजन आदमी का अगर काम करने पर आदमी आता है 5 साल में बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो राजनीति में फिर आएगा कौन है? बिल्कुल बिल्कुल यही रहेंगे फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। परिवारवाद कहने का मतलब आपका ये है कि परिवारवाद जो है वो खत्म, दादालाई टूटनी चाहिए, दादालाई जो टूटनी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल। तो आज हमने सिर्फ इसी पे चर्चा की कि भाई सीएम चेहरा 2005 के बाद में जब भी अनाउंस हुआ है, वोटों की संख्या या वो कह सकते हैं वो सरकार बनाने से चूके हैं। जब जब सीएम चेहरा अनाउंस नहीं हुआ है, तब तब सरकारें बनने की उस पे कगार पे पहुंची हैं और बनी भी है। और 2019 और 2024 का जो टाइम पीरियड था, इसमें तो 2-2, 3-3 पार्टियां का नाश हुआ है। बिल्कुल क्यों जी? बिल्कुल प्रदमन। बिल्कुल। तो जेजेपी जो 2000 इलेक्शन से पहले 1 साल से पहले बनी थी, 10 महीने पहले, और उसने एक गलती यही कर दी कि भी वो जो है ना अपना सीएम, डिप्टी सीएम के लालच में और कुछ एक जो चीजें थी उसके लालच में उनके साथ चले गए और 3-4 साल उन्होंने काम किया। राजनीति में भूल होती रहती है। हाँ, ये भूल वो पछतावा मान भी रहे हैं हालांकि। तो दुष्यंत की चाबी को उसके विधायक छीन लेंगे बाद में जी, और बीजेपी को सीएम चेहरे का जो वो था वो छीन लेगा। और कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी और भी जो जातीय समीकरण जो बिगड़े, उसका परिणाम भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। क्यों प्रद्युमन जी? तो आज की चर्चा के लिए इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस प्रकार से इन राजनीतिक परिदृश्यों को, राजनीतिक जो हमारे जो आकलन होते हैं उनके बारे में कैसा सोचते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स जो है ना बड़ी मदद करते हैं हमें चीज़ों को समझने में। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।